गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, जो हमारी बुक है, और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 8 हम लोग आपका देख रहे हैं, भारत में जलवायु, वनस्पति और वो आपका वन्य जीव। ये हमारा नया वो आपका चैप्टर है। लेकिन नए चैप्टर से पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे कुछ मैप रह गए थे अब कल के लेक्चर में, उस मैप को हम लोग बहुत अच्छे से बाप की चर्चा करेंगे। उन बाप के मैप को द्वारा बनाएंगे, द्वारा उनको पढ़ेंगे, बाप का सीखेंगे। या एक काम करते हैं, पहले अपना चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम जो मैप हैं हम उन मैप को भी आपका देख लेंगे बच्चों। क्लियर है? ताकि हमारा चैप्टर भी हो जाए और जो हमारा कल का काम था बचा हुआ और बच्चे जो क्लास में नहीं थे उन सबको साथ लेकर हम लोग उसको पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और जिससे क्या होगा, हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ आप क्लियर हो जाएंगी और हम उनको रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा जो मैप का काम है वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कल घर पे जाके अपना मैप को ट्राई किया है, अपने काम को फुलफिल किया है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं? चलिए जल्दी बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे हाथ खड़ा कर रहे हैं बच्चे। चलिए, तो आप सभी को इस तरह से ही अपनी तैयारी को रखना है, अपने आप को रेडी रखना है, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाएं और सीरियस तरीके से आप सब चीज़ों को हैंडल करें। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, आपको ध्यान देना है, चैप्टर नंबर 8 भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव प्राणी, ये हमारा आपका चैप्टर है। और इसको हमें क्या करना है, आपका इस चैप्टर को हमको देखना है, इसको पढ़ना है और इसको समझना है। आइए इस पर हम लोग एक एक करके आपका अच्छे से बात करते हैं। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचारों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इसके संबंध में बात करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होना वाला परिवर्तन है। कह रहे कि जो मौसम है वो वायुमंडल में डे बाय डे जो आपका चेंज होता है, वो चेंज होने वाला आपका परिवर्तन है, ये चेंज होने वाली चीज है। ध्यान दीजिए, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। एग्जाम्पल के लिए, मौसम कभी भी गर्म या ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊन वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। तेज ठंड और तेजी हवा चलती है। आप दिनों में आप गर्म चीज खाना पसंद करते हो। अब देखिए, मान लीजिए अब आपकी क्या है बच्चों, आपकी सर्दी है और अगर आप गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो आप क्या लगेगी, ठंड लगेगी, ठीक। और अगर आप ठंडी हवा चल रही है और बहुत तेज चल रही है तो आप क्या कोशिश करोगे कि आज बहुत ठंडा है, कुछ खाने में आपका गर्म हो जाए, जैसे सूप हो गया, चाय वगैरह, गरम गरम कोई और सब्जी खाना इत्यादि चीजें, इस तरह से आप लोग अपना सेवन करेंगे। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसी में आपको ध्यान देना है कि दिसंबर से फरवरी तक ठंड मौसम, सर्दी, मार्च से मई तक गर्मी, जून से सितंबर तक मानसून और अक्टूबर से नवंबर तक लौटता हुआ मानसून यानी कि शरद। इन चार चीजों को गौर करना है। सबसे पहला है दिसंबर से फरवरी तक का मौसम सर्दी का है, यानी कि दिसंबर से लेकर फरवरी जब आपका एंड होगा तो आपकी सर्दी क्या होती है, रिमूव हो जाती है। बस हल्का सुबह सुबह ठंडा रहता है, सुबह शाम का। मार्च और मई, ये दो ऐसे मंथ होते हैं मार्च और मई में कि इसके बीच में आपको मई, अब देखिए मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई, 3 महीने किसके हैं आपके,
गर्मी के। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त और सितंबर। बल्कि ये जो आपका गर्मी है मिड जून तक आती है, क्योंकि कहीं मानसून 1 जून को आता है, कहीं आपका 7 जून को, कहीं 17 जून को। तो इस तरह से क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर में लौटता हुआ मानसून आपका होता है, इसको बोलते हैं शरद। जब आपका अक्टूबर और आपके नवंबर के महीने में जब आपकी वर्षा होती है तो उस वर्षा को बोलते हैं शरद मौसम। इस शरद काल में वर्षा हो रही है। बात करेंगे बच्चों हम लोग आपका शीत ऋतु की। शीत माने ठंडा, ऋतु माने मौसम, ठंड का मौसम। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरण नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरण अधिकतर सीधी पड़ती है। कह रहे एक जगह है जहां आपकी किरण सीधी नहीं पड़ती, जिस गोलार्ध में वहां आपका ठंड होती है, और जहां पड़ती हैं वहां आपकी गर्मी हो जाती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती हैं। कह रहे जब दिन होता है तो शुष्क और जो गर्म जो आपकी पवनें हैं वो आपका फ्लो होती हैं और वो आपका बहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थित स्थल की ओर कहाँ बहती है, आपको ध्यान देना है। जो आपकी पवन है, यह मानसून क्या है, बढ़ने के साथ आपकी पवन बंगाल की खाड़ी में तथा अरब के सागर में स्थल की ओर बहती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है या वर्षा का मौसम हम जिसको बोलते हैं कि आपका साउथ वेस्ट जो आपका मानसून है वो कहां से होता है, जो हवा है वो बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से स्थल की ओर चलती है। ठीक, अपने साथ नमी भी लेती हैं। अब जब कोई चीज आपका वाटर बॉडी से लैंड बॉडी की तरफ चलेगी तो जाहिर सी बात है वो हवा कैसी होंगी, नम्न होंगी, क्योंकि जो उनके ऊपर की वायु होगी उसमें वेपराइज होगा, पानी होगा, वाटर पेपर। वो आपका वाटर पेपर कहाँ जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा, और दूसरे साइड में जाकर वहां उसमें आपकी वर्षा करेगा। ये पर्वत पहाड़ों से टकरा कर भी वर्षा करती हैं, और जब जाएंगी तो आपका पहाड़ों से टकराएंगी और वर्षा करेंगी। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत में दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। इसमें मापी गई औसत दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उस कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। कह रहे भारत में जो आपकी कृषि है वो किस पे डिपेंडेंट है, आपकी वर्षा पे डिपेंडेंट है। अच्छे मानसून का मतलब है यानी कि पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। कह रहे जो आपका प्रचुर मात्रा है इसमें क्या हो रहा है, आपका फसलों का उत्पादन हो रहा है। ठीक, आगे देखिए। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावत पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। कह रहे अगर हम बात करें कि जो भी कोई आपकी क्लाइमेटिक जो आपकी कंडीशन है वो किस बात से ज्यादा प्रभावित होती है, स्थिति को देखते हुए कि पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, गंगा किनारा है, आपका समुद्र का किनारा है, या फिर कहीं आपके पर्वत का किनारा, इस चीज को वो आपको हाइट को देखता है और समुद्र से दूरी देखता है, और साथ में उच्चावत कि कैसा उसका स्थलाकार है। इन सब चीजों पर ये चीजें डिपेंडेंट होती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता में जलवायु गर्म मध्य है। वे ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोनसेराम में होती है। कह रहे विश्व की आपकी
सबसे अधिक वर्षा आपके मेघालय का जो आपका मानसून है, यह आपका मानसून में होती है। जब किसी के स्थान पर जैसलमेर में वर्षा नहीं होती, और बहुत सारे ऐसा वर्ष निकल जाते हैं किसी के सिवा कि आपका राजस्थान के जैसलमेर में जो है आपकी वर्षा ही नहीं होती। तो ये थी स्थिति आपकी जलवायु की कि किस तरह से कहीं वर्षा होती है, किस तरह से आपकी वर्षा नहीं होती। ये आपका एक देखने वाला एक काम था और देखने वाली एक आपकी चीज थी। तो आपको इन सभी पर आपका निर्भर होना है और इन सभी चीजों पर आपको सोचना है। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे कैटाकस और फूल वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें कुछ भी शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे आपका नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति हैं। और क्या बोल रहे हैं, ऐसे जो उपज रहे हैं ये क्या है आपका, ये प्राकृतिक आपका वनस्पति हैं। कैसी है, नेचुरल वेजिटेशन है। क्या आपने कभी सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। जलवायु आपकी विभिन्नता है, और जलवायु आपका विभिन्नता और डाइवर्सिटी होने के कारण इसमें अलग अलग प्रकार की जो आपकी विभिन्नता है वो आपका पाई जाती है। अब सबसे पहले देखिए, भूमिगत परत। यहाँ आपके पेड़ पौधे उगते हैं, फिर 101.5 मीटर तक, 5 मीटर तक झाड़ी होती हैं, और 5 से मीटर ऊपर अगर कोई गया 20 मीटर तक उसको बोलते हैं तरुण वृक्ष, और 40 मीटर अगर तो कोई गया उसको बोलते हैं बीतन, और 60 मीटर से अगर कोई ऊंचा निकल जाए उसको बोलते हैं उद्गमी परत, यानी कि सर्वाधिक ऊंचा। तो इस प्रकार से ऊंचाई के आधार पर हम लोग पर्वतों का भी इनका जो पेड़ पौधे हैं उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनका अलग अलग नामकरण है। जैसे कि झाड़ी होती हैं, कुछ ऐसी घास है जो आपका 1.5 मीटर से ऊंची होती नहीं, कुछ ऐसी हैं जो आपकी झाड़ी नुमा 5 मीटर तक हो जाती हैं। कोई बहुत अच्छा वृक्ष होगा तो आपका 20 मीटर तक। अब यूकेलिप्टस साल के वृक्ष तो इनकी हाइट तो आप देख लीजिए, ये 120 मीटर तक पहुंच जाते हैं अलग अलग सबका, और अलग अलग आपका ज्योग्राफी क्लाइमेटिकल पर। तो सबकी स्थिति थोड़ी सी अलग और वो आपका डिफरेंट वाली हो जाती है। ये थोड़ा सा हम लोगों को इसमें देखना चाहिए कि आपका किस प्रकार से ये सारी स्थिति जो है वो आपकी बदलती रहती है और होती है। इसको हमें आपकी समझने की आवश्यकता है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? कह रहे जो हम हैं, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ये हमको देखना है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हमें सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी में बांध कर रखी जाती हैं, इस प्रकार वे मिट्टी को अपरदन से रोकती हैं, और जो मिट्टी है उस मिट्टी को अपरदन से रोकती हैं। चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि हमको, ये सारी चीजें जो हैं वो हमको इसी से क्या होती हैं आपका प्राप्त होती है। ठीक, यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वन्य जीवों में प्राकृतिक निवास। कह रहे जो आपके वन्य जीव हैं उन वन्य जीव में आपका प्राकृतिक निवास किस प्रकार का है ये हमको देखना है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो रही हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पौधे के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोगों को कुछ खास योजना जैसे वनों महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक वन लगाने का प्रयास करना चाहिए और शामिल करें। पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपको पृथ्वी को हरा भरा आपका रख सकते हैं।
अब देखिए, लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक आपके पौधे का रोपण किया। प्रत्येक जन्मदिन पर उसने अलग अलग पौधे को रोपा था। हमको हमेशा पानी से सींचा जाता था। अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया। बच्चों ने भी ध्यान रखते थे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर में चारों ओर आपका खड़े थे। चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे। तितलियां चारों ओर आपके मंडराती थीं। बच्चों ने फूलों का आनंद लिया और उनकी शाखाओं पर झूले और आपके छाए में खेलते थे। तो आप ये देखिए कि एक वृक्ष से कितना कुछ हमें मिलता है। आप सोच नहीं सकते कि एक वृक्ष अगर हम लगा दें तो वृक्ष हमको कितना बड़ा वरदान है हमारे लिए, और क्या क्या चीजें हमें नहीं देता, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन भी हमको जो हमारे वृक्ष हैं उनके माध्यम से ही मिलती है। नहीं तो हमारा जो आपके जीवन की अपनी कल्पना है शायद वो भी अधूरी रह जाए। और हमारे जीवन में प्राकृतिक का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि हम प्राकृतिक से अपने घरों तक पहुंचे हैं। आदि मानव का जो आवास था वो प्राकृतिक आवास था। उन्हीं पेड़ पौधे गुफाओं में रहकर अपना जीवन यापन करना। आज हम हर एक बड़ी बड़ी नई ब्रांडिंग चीजों की बात करते हैं, अलग अलग चीजों की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इसी में सम्मिलित हैं और इसी में क्या है, इंक्लूडेड है। ये आपको देखना है। अब देखिए, जैसे आपका दवाई है, आश्रय है, चारा है, ईंधन है, खेल का सामान है, फर्नीचर है, और मिट्टी का बांधना है, रबड़ है, इमारती लकड़ी है, वन्य जीवों का आपका प्राकृतिक निवेश है, गोंद है एवं लाख है, फल है और आपका शहद है। ये सारी चीजें क्या हैं, इसी में आपका निवास करती हैं और यही सारी चीजें इसमें देखने वाले। अब है वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की 1000 प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर पक्षियों, साधनों, कीट आदि ये सारी चीजें होती हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। हमारा बाघ राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखना। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिरी वन में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात का आपका गिरी पर आपके वन है और वहां पर क्या है, एशियाई शेरों का निवास है। ठीक। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडा असम के जंगलों में घूमते हैं और इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। केरल हाथी, कर्नाटक भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान, जंगली गधे कच्छ में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता इत्यादि हमारे पास हैं। भारत में पक्षियों का भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ध्यान दीजिए। मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उन शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आपने अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों का नाम बता सकते हैं कि कौन से 5 पक्षी हैं? आप उनका नाम बताइए। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख हैं। देखिए, अब जितने भी आपके सांप हैं, सांप की बहुत सारी प्रजाति आप लोग देखते होंगे, लेकिन 1-2 ही प्रजाति ऐसी हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव आपका तेजी से घटती है। बहुत से प्राणी प्रजाति भी समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाव रखने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हैं। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्त परियोजना,
की शुरुआत की थी, क्या आपको भारत में कुछ पशु विहार के नाम तथा उनके मानचित्र आप बता सकते हैं कि कौन सा पशु विहार है, कौन से आपके मानचित्र हैं, क्या चीजें हैं, क्या आप उनको बता सकते हैं? तो इस तरह की सारी चीजें हम लोगों को आपका करना है और इस तरह की हमको सारी चीजें ये आपका देखना है। आप वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्षा में हम अक्टूबर से पहले सप्ताह तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जो प्रत्येक अक्टूबर है उस अक्टूबर का जो प्रत्येक सप्ताह है पहले सप्ताह को हम लोग क्या करते हैं, वन्य जीव सप्ताह के रूप में आपका मनाते हैं। ठीक है, ताकि वन्य जीव में निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके और क्या कर सके हम उसको जागरूक कर सकें और इसको देख सकें। देखिए, कुछ रिपोर्ट होती हैं जो आपका छपती हैं इनसे संबंधित, तो उनको आपके सामने प्रकाशित किया गया है। आप दिए गई इमेज के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से ये जो चीज हैं आप इनको देखिए कि किस तरह से हम इनको रिजर्व करते हैं और कितना बड़ा आपका क्षेत्र है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए बड़ी सहायक हैं और इन सहायता के रूप समझ सकते हैं और इनको देख सकते हैं क्या चीजें हैं और किस तरह से हो रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, कोई भी किसी तरह का अगर डाउट है, कोई कमेंट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे को बता सकते हैं कि इस आपका चैप्टर के अंतर्गत, तो इस चैप्टर को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए क्या चीजें हैं। ठीक है, आप देख लेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, कोई ऐसा कुछ इसमें रहेगा नहीं। बहुत अच्छी तरीके से पूरा इसको पढ़ लिया, पूरा इसको हमने बाप का देख लिया और पूरा हम लोगों ने जान लिया कि ये टॉपिक किस प्रकार का था, आखिर में क्या था इस बाप के चैप्टर में, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से आपका एक एक चीजों को, एक एक लाइन को हमने बहुत अच्छी तरह से इसमें देखा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। मैप आपके सामने है, इस पूरे मैप को आप लोग थोड़ा सा गौर करके थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या स्थिति है। थोड़ा सा मैं आपको जितनी भी इसकी स्थलीय सीमा थी मैं आपको बता चुका था। क्लियर है, ये मैं आपको बता चुका था। और इस लैंड का अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो मैंने आपको बताया था 15,200 किलोमीटर क्या है, आपकी स्थलीय सीमा है, यानी कि जहां से हम लोग इसका मूव करते हैं, राउंड करते हैं, ये सारी इसकी क्या है, स्थलीय सीमा है। ध्यान रहेगा, ये क्या है, स्थलीय सीमा है। और उसी के साथ मैंने आपको दूसरा ये बताया था बच्चों, ये जो सीमा शुरू होती है, जो मैं आपका ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं, ये देखिए, ये जो आपकी सीमा है, ये सीमा है, ध्यान दीजिए, ये वो सीमा है आपकी बच्चों जो क्या है, जो आपकी जल सीमा है और कितनी है, 7,516 किलोमीटर। आप इसको देख लीजिए, कितना है, 7,516 किलोमीटर आपको दिखाई देगी। क्लियर है, पूरी जो हाइट चीजें हैं वो आपको दिखाई देगी। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी के बीचों बीच से एक रेखा निकल रही है। क्या निकल रही है, एक रेखा, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। देख लीजिए, कौन सी रेखा है बच्चों, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है, ध्यान देंगे। और यहाँ आइए, जो आपका हिस्सा है ये पड़ती है खंबात की खाड़ी और इस वाले हिस्से में पड़ती है कच्छ की खाड़ी। देख रहे हैं आप, खंबात की खाड़ी और
कच्छ की खाड़ी, इन दोनों खाड़ी को देखिए, और यहाँ भारत, ये भारत है और श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में ये खाड़ी पड़ती यहाँ इस स्थान पर जहां मैं नीचे कर रहा हूं पॉइंट आउट। ध्यान दीजिए, इसको सामने देख रहे हैं सभी बच्चे, ये पड़ती है मन्नार की खाड़ी, और इस मन्नार की खाड़ी को जब आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए, इसके बीच में एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं क्या आपका बच्चों, पाक जल संधि, और इसको कभी कभी पाक खाड़ी भी बोलते हैं। तो प्रश्न कभी कभी आपका बन भी जाता है, और जो आपका क्विज कंपटीशन होता है उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पाक जल संधि या पाक खाड़ी किस किस के बीच है, तो आप कह सकते हैं कि पाक खाड़ी या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है? भारत और आपका श्रीलंका के बीच है। ये इतना ध्यान देना है आपको। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं वापस, ये देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो पूरा रीजन है बच्चों, मैं अभी गोल कर थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं आपको कर देता हूं ताकि आप लोग ध्यान दें। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट का, ठीक, और ये जो पूरा क्षेत्र होगा ये है आपका पूर्वी घाट। कौन सा? पूर्वी घाट। और ये कौन सा है आपका? पश्चिमी घाट। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसको देख लीजिए, इतना याद रखिए। अब देखिए इसी में आप एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे बच्चों, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, और अरावली श्रृंखला पर्वला के ठीक बगल में ही मिलेगा आपको थार का मरुस्थल। क्या मिलेगा? थार का मरुस्थल, ठीक। और देखिए 0 डिग्री में आप से सोच क्षमा चाहूंगा बच्चों, 23.5 मैंने आपको बताया था, 23.5 पर कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा, अभी बताया था मैं, कौन सी? कर्क रेखा। अगर आप नीचे देखेंगे तो इसके नीचे मिलेगी आपको विंध्या श्रेणी, और विंध्या श्रेणी के नीचे मिलेगा आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बोलते हैं जिसे, फिल कर लीजिए, सतपुड़ा पर्वत, ठीक। ध्यान रहेगा इतना? क्यों बच्चों? चलिए मैं एक बार साफ कर देता हूं ताकि अब मैं आपको बस एक आखिरी चीज बताऊं और फिर आगे बढ़ जाऊं। ये थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दे लीजिए, और आप लोग क्या करना, कोशिश हो सके तो घर पर जाकर इस मैप को एक बार जरूर ट्राई कर लेना। ये देखिए इस मैप के अंदर आप जरूर ध्यान दीजिए। देखिए ये यहाँ कुछ बिंदे बिंदे से दिखाई देंगे आपको इस तरह से। तो ये जो द्वीप है ये है लक्षद्वीप, और इधर जो ये दिखाई दे रहे हैं कुछ ये पॉइंट से, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? और ये आपका अंडमान नीचे दे रखा है, ठीक है। इनको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ये वाला रीजन, और कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और ये वाला द्वीप किसमें? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सबने मैप को फिर देख लिया हो एक बार पुनः, और जैसा आपको पता है कि लेक्चर हमारा समाप्त होने वाला है क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, तो आप लोग सभी बच्चे घर पर जाकर एक बार बहुत अच्छे से इस मैप को बनाने की आप लोग कोशिश करिए और देखिए कितना अच्छा बनता है। और एक दिन को मैं स्पेशल आपका लेक्चर लूंगा जब बहुत सारे स्कूल हमारे साथ बाप के जुड़े होंगे, जैसे आप लोग जुड़े हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार भारत का जो राजनीतिक मैप है हम उसको बनाने की और उसको फुलफिल करने की आपका कोशिश करेंगे, और उसको बहुत अच्छे से हम लोग आपका देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।